हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास, और जिसमें हमने बात कर ली थी महाराणा कुंभा के कुछ कुछ बात कर ली थी और कुछ बाकी रह गई थी, वो आज करेंगे। आज हम बात करेंगे इस क्लास में महाराणा कुंभा की और राणा सांगा की। तो हमने राणा की साहित्यकार के बारे में जानकारी लेनी है, कौन उसका कवि था। कुंभा एक भी महान शासक था जो वीणा वादक था, और उसने क्या क्या काम किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, राणा कुंभा के बारे में जरा चर्चा करते हैं। कुंभा, महाराणा कुंभा का साहित्य एवं संगीत यानी वह सव्य साहित्यकार था। राणा कुंभा है वो भी रचनाएं लिखा करता था और विद्वानों को संरक्षण देता था। यानी राणा कुंभा है वो सव्य कविता लिखा करता था, यानी राणा सव्य लिखा करता था और विद्वानों को भी आश्रय देता था, यानी विद्वानों को भी रखता था। यानी कुंभा के एकलिंग महात्व्य से जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है कि इसने संगीत राज, संगीतवाद और संगीत में मेवाड़ वंश का के बारे में जानकारी मिलती है। संगीत राज से वो संगीत राज ग्रंथ लिखा था इसने, और उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी संगीत राज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और पाठ्य रत्न कोश में वंशावली की, यानी राणा महाराणा कुंभा के वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है पाठ्य रत्न कोश से। यानी वाद्य रत्न कोश, संगीत राज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। इस यानी संगीत राज को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है। तो ध्यान में रखना कि संगीत राज को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। तो चलिए चलते हैं और रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एक ग्रंथ आता है इसका संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा में संगीत शास्त्रीय संगीत ग्रंथों की विवेचना की गई है। संगीत मीमांसा में शास्त्रीय संगीत ग्रंथों की विवेचना की गई है। एक आता है सुधा प्रबंध या सुध प्रबंध, इसमें टीकाएं लिखी है। टीकाएं लिखी यानी गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी है। और चंडिस्तक पर कुंभा ने संगीत रत्नाकर टीका लिखी है। यानी ये मुख्य ग्रंथ है गीत गोविंद, और गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने टीकाएं लिखी थी। 2 टीकाएं लिखी थी इसने, रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर। एक था लघु साहित्य, लघु साहित्य में था कामराज रतिसार, कामराज रतिसार और हरि वार्तिक रचनाएं लिखी थी लघु साहित्य में। यानी संगीत मीमांसा में संगीत शास्त्रीय संगीत ग्रंथों की विवेचना की गई है। सुंदा प्रबंध या सुड प्रबंधन पर टीकाएं लिखी है इसने। गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी है और चंडिस्तक पर संगीत रत्नाकर लिखी है। और लघु साहित्य में कामराज रतिसार और हरि वार्तिक लिखी है। दरबारी कवि कौन कौन थे इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। यानी राणा कुंभा के दरबार में कौन कौन से कवि रहा करते थे। तो कवियों में आता है जैन संत कवि विद्यमान दरबारी, यानी जैन संत कौन कौन से जैन थे और कौन कवि थे और कौन विद्वान थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक कवि का नाम आता है सोमदेव, सोमदेव ने सोम सुंदर ग्रंथ की रचना की थी। और एक आता है जयचंद्र सूरी, जयचंद्र सूरी आता है जो राणा कुंभा के दरबारी कवि था। जयचंद्र सूरी और सोमदेव, एक जिनसेन सूरी, एक जिनसेन सूरी था। ये 3 मुख्य कवि थे राणा कुंभा के, सोमदेव, जयचंद्र सूरी और जिनसेन सूरी। और अन्य दरबारी विद्वानों में आता है, एक आता है मंडन, मंडन कवि अत्रि, कवि अत्रि आता है, और महेश आता है, और कन्य व्यास आता है। यानी अन्य दरबारी विद्वानों में आता है मंडन, कवि महेश, कवि अत्रि, कान्य व्यास, गोविंद नाथा टिल्ला भट्ट। यानी ये मुख्य कवियों में थे। और एक आता है प्रधान शिल्पकार, शिल्पकार था इसके दरबार में जो मंडन था। वो मंडन
एक शिल्पकार था। कोमलगढ़ और कटारगढ़ और बादल महल का शिल्पी है वो मंडन था। और इसने एक वास्तु ग्रंथ लिखा था राजवल्लभ। राजवल्लभ एक वास्तु ग्रंथ है और देवता मूर्ति प्रकरण देव मूर्तियों से संबंधित ग्रंथ है। और एक प्रसाद मंडन, रूप मंडन, बाहरी भवन की साज सज्जा से संबंधित, यानी मंडन था जिसने प्रधान शिल्पकार था, जिसने कोमलगढ़ और कटारगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो मंडन था। और एक वास्तु ग्रंथ लिखा था राजवल्लभ देव मूर्ति प्रकरण जो देव मूर्तियों से संबंधित था। और एक प्रसाद मंडन लिखा था और एक रूप मंडन लिखा था, यानी रूप बाहरी भवन की साज सज्जा से संबंधित था रूप मंडन। और नाथा था वो उसने वास्तु मंजरी की यानी वास्तुशास्त्री था, वास्तु मंजरी की ग्रंथ की रचना की थी। और मंडन का पुत्र था गोविंद जो एक कलानिधि और द्वार दीपिका पोलगेट का वर्णन किया था द्वार दीपिका में। और इसने नाथा यानी मंडन का पुत्र था गोविंद ने कलानिधि की रचना की थी और द्वार दीपिका की रचना की थी। और द्वार दीपिका में पोलगेट पर वर्णन किया था। और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है कि कुंभा एक वीणा वादन करता था। और कुंभा के संगीत गुरु है वो सारंग व्यास थे। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। और एक गुरु था हीराचंद मुनि जो कविराज की उपाधि कुंभा ने दी थी, यानी कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी हीराचंद मुनि को। और कुंभा के संगीत गुरु था सारंग व्यास। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है कि कुंभा एक सव्य वीणा वादक था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाकर मेवाड़ में 9 निधियों की स्थापना की थी। यानी मेवाड़ में कुंभा ने 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाकर मेवाड़ में 9 निधियों की स्थापना की थी। और इसे कुंभा ने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित किया था। और इसमें विष्णु, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, माहेश्वर, हर लक्ष्मी की सैकड़ों मूर्तियां लगवाई। और कुंभा कटार, कलम एवं कुला का बेजोड़ समन्वय था। कुंभा में कटार, कलम एवं कुला का बेजोड़ समन्वय था कुंभा में। यह बात गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कही है। और कुंभा के समय ही मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है और आवल बाउल की संधि होती है 1453 में। और इस संधि में करवाने वाली हंसाबाई होती है, यानी मारवाड़ के रणमल की बहन होती है हंसाबाई। उसने राव जोधा और राव महाराणा कुंभा के मध्य आवल बाउल की संधि करवाई थी। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था 1453 में। और कुंभा की मृत्यु है वो अंतिम समय में, कुंभा है जो अंतिम समय में एक उन्मादी रोग से ग्रस्त हो गया था। कुंभा अंतिम समय में उन्मादी रोग से ग्रस्त हो गया था और अंतिम समय में कुएं के पास बैठा हुआ रहता था जिसका नाम था मामा का तालाब बैठा रहता था। और उसका पुत्र उदयकरण ने कुंभा की कटार से हत्या की और सभ्य को राजा घोषित कर लिया था। यानी कुंभा की हत्या की थी उदयकरण ने, कुंभा की कटार से हत्या की थी सभ्य को राजा घोषित करने के लिए। उसके बाद शासक बन जाता है उदा और 1468 में शासक बनता है। और इधर रायमल बनता है मारवाड़ का 1468 में और 1509 तक शासन करता है। और इसका ससुराल था रायमल का एडर में और ये ससुराल गया हुआ था। और बाद में इसने उदय सिंह पर आक्रमण किया था उदा पर, जो जावर के पास युद्ध हुआ और दाड़ीमुंड का युद्ध कहा जाता है, दाड़ीमपुर का युद्ध कहा जाता है। इसमें रायमल ने उदा को हरा दिया गया था और रायमल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। दाड़ीमपुर का युद्ध हुआ था रायमल और उदा के बीच 1468 में। इसके बाद रायमल का पुत्र आता है 4, यानी रायमल के 4 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमल और राजसिंह। इसके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और ये एक ज्योतिषी के पास जाता है और भविष्यवाणी करवाता है। तब ये 3 चले जाते हैं और राणा सांगा ये उम्र में छोटे थे इसलिए ये गए नहीं थे। और बाद में वो ज्योतिषी ने कहा था कि अगर आप में से शासक वही बनेगा जो आज यहाँ पर आया नहीं है। तो इसने बचपन में भाइयों ने वार किया था इसके ऊपर, संग्राम सिंह के ऊपर, तो इससे इसकी एक आंख और पाँव घायल हो गया था। श्रीनगर अजमेर में किया था वार। और पृथ्वीराज सिसोदिया कहलाए थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की उड़ता राजकुमार कहा जाता था तेज गति के घोड़े चलाने के कारण। और इसने अजमेर में अपनी पत्नी ताराबाई यानी गढ़बेटली दुर्ग का नाम तारा रख दिया था, तारागढ़
रख दिया था। इसके बाद संग्राम सिंह शासक बनता है 1509 से 28 तक, 1509 से 28 तक, और संग्राम सिंह की माता का नाम था कर्मावती। इसके समय संग्राम सिंह के 3 पुत्र थे, भोजराज, विक्रमादित्य और उदयसिंह। संगठन निपुणता, राजस्थान राजाओं का संघ का निर्माता था संग्राम सिंह। दूरदर्शी विदेशी चुगल से हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए योजना, दिल्ली प्रशासन की योजना बनाई थी इसने, राणा संग्राम सिंह ने। मुगलों को हराकर राजस्थान के राजाओं को एकजुट करने में और दूरदर्शी चुगल में हिंदुस्तान का आज़ादी के लिए योजना व दिल्ली प्रशासन की योजना बनाने वाला शासक महाराणा संग्राम सिंह था। और इसके समय जो गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा का शासन था और मुजफ्फर शाह की हार हो गई थी इस समय, और नासुरुद्दीन का 2 पुत्र थे, एक था साहिब राम और एक था मोहम्मद खिलजी द्वितीय, और मेदिनी राय की सहायता से इसने युद्ध किया और सब साहिब वो हार गया था और मोहम्मद खिलजी जीत गया था और अहमदाबाद का शासक बनता है। मेदिनी राय को जागीर दी थी चंदेरी। और लोधी वंश का शासक इस समय दिल्ली और आगरा में था। दिल्ली का सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी वो मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे, और राणा सांगा ने राजपूताने के शासकों को एक संघ बनाया था, राजपूतों को एकजुट किया। मोहम्मद खिलजी, मेदिनी राय और राणा सांगा की सांगठनिक निपुणता, करमचंद पवार को अजमेर पर्वत सर बनेड़ा और मांडलगढ़ का फूलिया का प्रभारी बनाया था, और दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी और चाकसू जयपुर को जीता था, और सिकंदर लोधी ने के चाकसू प्रभारी को हराकर राणा सांगा ने चाकसू को जीत लिया था। फिर इब्राहिम लोधी शासक बना था। 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है और खातौली का युद्ध होता है 1517 में कोटा में, और राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज को प्रधान सेनापति बनाया गया था और इब्राहिम लोधी को पराजित किया, और 1517 के युद्ध में मृत्यु हो गई थी भोजराज की, और मीराबाई विधवा हो गई थी। और बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर में 1518 में शुरू हुआ था और 1519 में पूरा हुआ था। सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था, यानी इब्राहिम लोधी के साथ 2 युद्ध हुआ था, 1517 में और 1518-19 में, दोनों में पराजित कर देता है इब्राहिम लोधी को। बाड़ी का युद्ध धौलपुर में 1518 से 19 में, और इब्राहिम लोधी शासक बनने के बाद खतौली युद्ध में 1518 में कोटा में हुआ था। यानी 1517 में राणा सांगा का पुत्र था भोजराज, जो खातौली के युद्ध में प्रधान सेनापति बनाया गया था। इसने इब्राहिम लोधी को पराजित तो कर दिया, लेकिन इस समय मारा गया था। 1517 के बाद ये मीराबाई विधवा हो गई थी, और बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर में 1518 में, और यह शुरू 1518 में हुआ था, पूर्ण 1519 में हुआ, और सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और 1509 में गुजरात के साथ मालवा शासक मोहम्मद खिलजी ने गठबंधन किया और इस मेदिनी राय को दरबार से निकाला था, और राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में मोहम्मद खिलजी द्वितीय को हराया और बंदी बनाया और चित्तौड़ लाया था। और इसमें गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ था। मोहम्मद खिलजी द्वितीय की रतन जड़ित सोने की कमर पट्टी को छीन लिया था, और रतन जड़ित मुकुट और कमर पट्टी छीन लिया था मोहम्मद खिलजी द्वितीय का राणा सांगा ने, और मुक्त कर दिया था। और मारवाड़ महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य भी संबंध रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।